Hello student. Today we are going to start chapter number 4 motion in a plane. हमने जो चैप्टर नंबर 3 स्टडी किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन, और ये जो है दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन. ठीक है, तो वहां पर हमने जो कंसेप्ट स्टडी किए थे जैसे कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वही कंसेप्ट हमको यहाँ पर भी स्टडी करने हैं. ओके, बट इन टू डायमेंशन. ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. व्हेन द मोशन इज इन वन डायमेंशन, देयर आर ओनली टू डायरेक्शंस. मतलब आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन और द बैकवर्ड डायरेक्शन. ये दो डायरेक्शन हुई, या तो फिर अपवर्ड डायरेक्शन एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो ओनली दिस टाइप ऑफ मोशन आर पॉसिबल. बट इफ इट इज अ मोशन इन टू डायमेंशन, when it is a motion in a plane, then in plane there are infinite number of directions. वन डायमेंशन में दो ही डायरेक्शन होती है, या तो बॉडी आगे जाती है या तो पीछे जाती है. ओके, if body is moving on the ground and if the body is moving vertical, तो फिर उसमें दो ही डायरेक्शन होती है, body is going either upward or downward. So when it is a motion in one direction, it is represented by the plus or minus sign. जैसा हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था कि if body is moving forward, we denote the motion by plus sign. If the body is moving backward, then it is represented by the minus sign. Similarly, if the body is going upward, it is represented by the plus sign, and if it is going downward, it is represented by the minus sign. तो जब मोशन वन डायमेंशन में होती है तो उसको हम प्लस माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर, क्योंकि वन डायमेंशन में सिर्फ दो ही डायरेक्शन होती है. बट व्हेन द मोशन इज इन द प्लेन टू डायमेंशन में, तो टू डायमेंशन में तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस होती है. कैसे इनफाइनाइट डायरेक्शन होती है मैं आपको समझाता हूं. देखो, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. सो बॉडी में मूव इन दिस डायरेक्शन, ये वन डायरेक्शन है. बॉडी में मूव लाइक दिस ऐसे. ओके, सो आई हैव शोन ओनली फ्यू डायरेक्शंस 1 2 3 4 5, बट there can be many directions. ये दो डायरेक्शन के बीच में you can consider many directions. Similarly between these two also you can consider many directions. तो ये 360 डिग्री में कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है? Infinite number of directions are possible. So in this situation we cannot apply the convention of plus and minus sign. So in that situation we have to take the help of vectors. समझ में आया? तो what is the basic difference between the motion in a one dimension and motion in a plane? If it is a motion in one dimension, it is represented by the plus or minus sign. But if it is a motion in a plane, then it can be represented by the vector. आपको अगर लिखना है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो. राइट, when the motion is in one dimension, it is represented by plus or minus sign. But when motion is in two dimension, in a bracket you write plane, it is represented by the vectors. ओके, तो इसलिए हमको वेक्टर को स्टडी करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट, इन द फिजिक्स देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. वन इज नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और सिंपली स्केलर्स, एंड द सेकंड इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज सिंपली नोन एज वेक्टर्स. तो ये स्केलर्स क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, that we have to understand. Okay, स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर
हम लोग जो वेक्टर का कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं, वेक्टर की प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं, वेक्टर का एसोसिएशन हम स्टडी करने वाले हैं, दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल इन 12th स्टैंडर्ड। 12th क्लास के अंदर बहुत सारे चैप्टर में वेक्टर का यूज है, और अगर आपकी वेक्टर का जो कंसेप्ट है, वेक्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो यहाँ पर क्लियर नहीं होती है क्लास 11 में, तो फिर क्लास 12 में आपको कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम आएगा, और वहां पर जब आप लिखोगे तो फिर वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे। ओके, सो आई एम सजेस्टिंग यू that in the class 11 when you are studying this chapter number 4, then you understand the concept of vector and scalar properly, you understand each and everything properly, so you will not have any problem in the class 12. Okay, so in physics all the physical quantities are categorized in two types. Number 1 स्केलर्स एंड नंबर 2 वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर की। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, या सिंपली आप स्केलर भी लिख सकते हो, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो व्हाट इज दिस स्केलर? those physical quantity which can be described completely by their magnitude are called स्केलर्स। स्केलर्स क्या होता है? स्केलर मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज के जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड इनफ है, ठीक है, उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इस डेफिनेशन को आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हो कि स्केलर्स आर those quantities which has only magnitude। तो स्केलर मतलब कौन सी क्वांटिटी? स्केलर मतलब वो क्वांटिटी कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी सिर्फ वैल्यू होती है, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है, उनको आप स्केलर बोल सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, देयर आर मेनी क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन इज नीडेड टू डिस्क्राइब दैट। तो फॉर एन एग्जांपल मास। मास कैसी क्वांटिटी है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एन एग्जांपल मास क्यों स्केलर है वो मैं आपको समझाता हूं। सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, somebody asks you what is the mass of that object, तो आप बोलोगे mass of the object is 100 gram। now can he ask you in which direction 100 ग्राम? आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या है, आपने कहा कि इस ऑब्जेक्ट का मास 100 ग्राम है, तो आपने उसको उस ऑब्जेक्ट का मास बता दिया, ठीक है, आपने उस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड ऑफ मास बता दिया। पर क्या आपको पूछने वाला आपसे ऐसा पूछ सकता है कि कौन से डायरेक्शन में 100 ग्राम? मतलब मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओके, ऐसा नहीं होता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में 100 ग्राम, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 100 ग्राम, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में
110 gram. It is not like that. Mass has no connection with the direction. Mass डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करता है. ओके, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. इज दैट क्लियर? सेकंड इज पाथ लेंथ और लेंथ. सपोज आपके पास एक स्टिक है, एक लकड़ी है, स्टिक है, ठीक है, एंड somebody asks you what is the length of that stick. You say that the length of the stick is 1 meter. Now, is the length of the stick different in different direction? मतलब जो स्टिक है उसकी लेंथ नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, क्या उसकी लेंथ अलग अलग होती है अलग अलग डायरेक्शन में? नहीं. जो स्टिक है उसकी लेंथ डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करती है. सो दैट्स व्हाई द लेंथ, पाथ लेंथ आर द स्केलर क्वांटिटी. सिमिलरली मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूं. देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ स्केलर. ठीक है, जैसे जैसे फ्यूचर में आएंगे तो मैं आपको बताते रहूंगा और आप एक काम कर सकते हो, आप खुद भी सोच सकते हो. ठीक है, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में जो डायमेंशन फॉर्मूला का टॉपिक एक्सप्लेन किया था, बराबर, उसमें अराउंड 25 से लेके कुछ 27 तक अराउंड 27 फिजिकल क्वांटिटीज के मैंने डीएफ आपको एक्सप्लेन किए थे. तो आप एक काम करना, उसमें से आप सोचना कि ये जो क्वांटिटीज है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. मैं आपको वेक्टर भी समझाऊंगा, बट यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ कि विच क्वांटिटी इज अ स्केलर एंड विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Okay, so time is also a scalar. Suppose somebody asks you what is the time right now. You said that it is 10 hour 15 minute and 10 second. Now is time different in different direction? No, time is not different. Time has no connection with the direction. So time is also a scalar quantity. Okay, now question is how the scalar is represented. स्केलर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो स्टूडेंट, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, आई वांट टू राइट द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 100 ग्राम. ओके, सो हाउ द स्केलर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड? तो लुक, द स्केलर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड appropriate unit. This is the value and this is the unit. So scalar quantity can be represented by its magnitude along with the appropriate unit. Next point. The rule for combining the scalar quantities is same as the rule of ordinary algebra. ऑर्डिनरी एल्जीब्रा मतलब कि आपने अभी तक जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आपने अभी तक जो पढ़ा है दैट इज नोन एज द ऑर्डिनरी एल्जीब्रा. ठीक है, तो वो जो ऑर्डिनरी एल्जीब्रा में जैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते थे, बिल्कुल उसी तरह से जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन होता है. बराबर. तो मैं आपको पहले मेरे तरफ से एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ और फिर उसके बाद जो बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो एग्जांपल भी मैं आपको बुक में से पढ़ के समझा दूंगा. तो सपोज देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स. वन ऑब्जेक्ट इज हैविंग द मास 10 ग्राम एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज हैविंग द मास 5 ग्राम. You want to find the total mass of both the objects. So total mass you want to find. तो total mass मतलब क्या? You want to find the addition of their masses. So addition of mass m1 plus m2. बराबर. तो mass is a scalar quantity और जैसा मैंने आपको कहा कि स्केलर का जो कॉम्बिनेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, all these are as per the लॉस ऑफ ऑर्डिनरी एल्जीब्रा. तो अगर आपको एडिशन ऑफ मास फाइंड करना है तो एडिशन ऑफ मास आप जैसे आप करते हो वैसे ही फाइंड कर सकते हो.
so 10 plus 5 that is equal to 15 gram. Suppose you are asked to find the difference of mass, तो difference of mass कैसे find करेंगे? डेल्टा m is equal to m2 minus m1. So m2 is m1 minus m2. Difference you want to find, so obviously you will find greater minus smaller. So m1 minus m2, so 10 minus 5 that is equal to 5 gram. बराबर? तो अगर क्वांटिटी स्केलर है and you want to do any mathematical operation, so you can use the law of ordinary algebra. So मैं अभी जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जांपल उन्होंने लिए हुए हैं वो एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो एक एग्जांपल दिया है कि there is a rectangular sheet है, एक rectangular sheet है and the length and the breadth, length is 1.0 meter and the breadth is 0.5 meter. Now suppose you want to find the perimeter of this rectangular sheet. तो इसका जो perimeter है, ओके, perimeter को क्या नोटेशन देंगे? चलो मैं लिख देता हूँ perimeter. So अगर आपको इसका इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर मतलब क्या? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, ओके? सो दिस इज L प्लस B प्लस L प्लस B, मतलब उसके जितने भी डायमेंशंस है इट हैज 2 लेंथ एंड 2 ब्रेड्थ, बराबर? ओके, तो पेरीमीटर उसका क्या होगा? इट्स पेरीमीटर विल बी 1.0 plus 0.5 plus 1.0 plus 0.5. So this will be how much? 1 plus 1 2 and 2 plus 1 3. So this is 3.0 meter. So in this way you can determine the perimeter. समझ में आया? ओके, तो perimeter हमने फाइंड कर लिया 3.0 मीटर. ओके, सो लेंथ एक स्केलर है, ब्रेड्थ एक स्केलर है और जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर भी एक स्केलर है, ठीक है? यहां पर हमको कोई डायरेक्शन कंसीडर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. अब यहां पर एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे. लुक, T1 is equal to 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड and T2 is equal to 24.2 degree centigrade. On one particular day, the maximum temperature, एक particular दिन maximum temperature है 35.6 degree centigrade और उस दिन minimum temperature है 24.2 degree centigrade. और आपको पूछा है find the difference of maximum and the minimum टेम्परेचर. तो आपको डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करना है. तो डिफरेंस आप फाइंड करोगे डायरेक्टली T1 माइनस T2 करके, ओके? तो T1 है 35.6 और T2 है 24.2. तो इसका डिफरेंस क्या होगा? 6 माइनस 2 मतलब 4, 5 माइनस 4 मतलब 1, 3 माइनस 2 मतलब 1. सो डेल्टा T इज इक्वल टू 11.4 डिग्री सेंटीग्रेड. तो स्टूडेंट, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये जो रूम है, इस रूम का टेम्परेचर अभी सपोज 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इन ऑल द डायरेक्शन टेम्परेचर विल बी 27 डिग्री सेंटीग्रेड. ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन में 27 है तो इस डायरेक्शन में कुछ और होगा या पीछे के डायरेक्शन में कुछ और होगा, ऐसा नहीं होता है. टेम्परेचर का डायरेक्शन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. सो टेम्परेचर इज अ स्केलर. तो अगर आपको स्केलर के साथ कोई भी ऑपरेशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा के जो रूल्स है, जो सिंपल मैथमेटिक्स के रूल्स है, वही आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. देयर इज वन मोर एग्जांपल. इतना एग्जांपल दिया, उसके बाद और देने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी टेक्स्ट बुक में है तो हम डिस्कस कर लेते हैं. If a uniform solid cube of aluminium of side 10 cm, एक क्यूब है एल्यूमिनियम का, क्यूब है
मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना होगा? मीटर में होगा 10⁻⁻1 मीटर। उसका मास है 2.7 किलोग्राम, इट इज 2.7 किलोग्राम। एंड सपोज यू आर आस्क्ड डेंसिटी, उसकी डेंसिटी आपको पूछी है, तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? वॉल्यूम मतलब एल क्यूब। ठीक है, अच्छा, जो वॉल्यूम होता है ना, वो वॉल्यूम भी स्केलर होता है, क्योंकि देखो लेंथ स्केलर होती है, तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑल आर स्केलर, सो वॉल्यूम इज आल्सो स्केलर। सो मास इज स्केलर, वॉल्यूम इज स्केलर। तो अगर आपको फाइंड करना है तो ये होगा 2.7 डिवाइड बाय 10⁻⁻1 का क्यूब, मतलब 10⁻3। So this is 2.7 into 10⁻³ kilogram per meter cube. So here this density is also a vector quantity. समझ में आया आपको? So I have explained you everything about the scalar quantities. बराबर? तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि स्केलर किसको कहते हैं? जिसके लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं है, जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसको आप स्केलर बोल सकते हो। जैसे स्पीड, स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर, क्योंकि स्पीड क्या होती है? स्पीड इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो पाथ लेंथ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज स्केलर, टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर, राइट? सो जो स्पीड है, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? आई विल टेल यू वन थिंग कि दो स्केलर के कॉम्बिनेशन से जो न्यू क्वांटिटी मिलती है वो हमेशा स्केलर ही होती है। समझ में आया? ओके, सो दिस इज अबाउट द स्केलर क्वांटिटी। Second type of quantity is known as the vector physical quantities, simply vectors. तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर, those physical quantities which has both magnitude and direction are called vectors. Either you say vectors or you say vector physical quantities. समझ में आया? तो vectors मतलब कि आप ऐसा भी लिख सकते हो कि those physical quantities which can be described completely by knowing their magnitude and direction are called vector physical quantities. Okay, कौन-कौन सी ऐसी quantities हैं कि जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए? तो ऐसी क्वांटिटीज है, नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट, डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, whereas the displacement has a direction. तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो फिर जो वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर। उसके बाद फोर्स, फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिर और भी एग्जांपल है, बट एट प्रेजेंट इतने एग्जांपल इनफ है। सो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है आपको समझ में आया? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट एक बात समझो, मैंने आपको कहा था कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी obeys the law of ordinary algebra, whereas the vector quantity obeys or the follows the triangular law for addition, or it also follows the parallelogram law. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
combination of vector follow triangular law और पैरेललोग्राम लॉ, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो अगर आपको दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन करना है, कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो यू कैन नॉट डू लाइक स्केलर कि एक वेक्टर दिया है दूसरा वेक्टर दिया है और सीधा सीधा उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। दैट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ए वेक्टर। स्केलर में आप एडिशन करना है, सीधा मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। सब्ट्रैक्शन करना है, एक के मैग्नीट्यूड में से दूसरा का मैग्नीट्यूड माइनस कर दो। स्केलर में पॉसिबल है। वेक्टर में अगर आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप वैसे नहीं कर सकते हो जैसा आपने स्केलर में किया था। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जो वेक्टर होता है वो वेक्टर में डायरेक्शन होती है। सो इफ यू वांट टू ऐड टू वेक्टर्स और सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, then you have to follow a special method. You have to apply particular rules. उसके कुछ खास रूल्स होते हैं। तो कौन से रूल्स होते हैं? ट्रायंगुलर लॉ एंड द पैरेललोग्राम लॉ। सो यूजिंग these two laws we can add two vectors or we can subtract two vectors. Is that clear? Okay. तो ये है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सो सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Symbolic representation. To represent the vector symbolically, we draw an arrow over the symbol of the vector. For an example, एक बार मेरी बात को सुन लो। To represent a vector symbolically, an arrow is drawn on the symbol. For an example, एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ। To represent vector symbolically, we put arrow over symbol. For an example, velocity, तो velocity वेक्टर है। अब velocity का सिंबल क्या होता है? velocity का सिंबल v होता है, पर velocity वेक्टर है तो फिर उसके ऊपर हमको ऐसा एरो लिखना होता है। ऑलवेज एरो टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। मतलब ऐसा नहीं होता है कि एरो लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करो या राइट टू लेफ्ट ड्रॉ करो, बस हमेशा ऐसा ही लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करना होता है। अगर फोर्स को सिंबॉलिकली लिखना है तो फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर, तो फोर्स को कैसे लिखते हैं? वेक्टर एफ से लिखते हैं, बराबर। और अगर डिस्प्लेसमेंट को लिखना है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं? वेक्टर डी। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर। दैट इज वन मोर वे। और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर हमको ऐसे नहीं लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे? सिंबल टू बी रिप्रेजेंट इन द बोल्ड लेटर्स। मतलब फिर एरो नहीं लिखने का, सिंबल को बोल्ड लेटर में, ये जो वी है ना वो थोड़ा सा बोल्ड है, या तो फिर ऐसे, फिर एरो नहीं लिखने का, ऐसे ऐसे। इन दिस बुक दे हैव रिप्रेजेंट द वेक्टर बाय दिस वे, बाय राइटिंग द सिंबल इन द बोल्ड टाइप, whereas I will always represent the vector by this way. मैं जब भी बोर्ड के ऊपर वेक्टर को लिखूंगा तो मैं वेक्टर को ऐसे लिखूंगा और बुक के अंदर वेक्टर को ऐसे लिखा हुआ है। पर अगर आप कोई रेफरेंस बुक देखोगे तो वो रेफरेंस बुक के अंदर वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुक में ऐसे है और मैं हमेशा ऐसे करने वाला हूं, ठीक है।
सो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर हमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, स्टूडेंट एक बात समझो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब के स्केलर, आई राइट दैट पॉइंट हियर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मीन्स स्केलर। वेक्टर जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, बराबर। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अंडरस्टैंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर v इन द मॉड्यूलस, सिंबल इन अ मॉड्यूलस, और सिंपली दिस वे। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, दिस इज इन अ बोल्ड टाइप, दिस इज इन द नॉर्मल टाइप, समझ में आया। सिमिलरली अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर f, राइटिंग द सिंबल ऑफ ए वेक्टर and putting that symbol between the two vertical bars, that means its modulus, उसका magnitude, और simply write f. Number 3, magnitude of displacement, सब में एक जैसे ही आएगा, magnitude of displacement. So if you want to write the magnitude of displacement, put the symbol of displacement vector, put the symbol of displacement vector in the modulus, or write the symbol in the normal type. So it is a magnitude. तो देखो this is vector, this is vector, ये सब vectors हैं, writing the arrow over the symbol or writing the symbol in the bold type without arrow. So this is vector. Writing the symbol of vector in the modulus or writing the symbol without arrow, so that is the magnitude. तो magnitude of vector को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये देख के क्लियर हो जाएगा। Now we have to understand the position vector and the displacement vector, so that this is very important concept. If you want to describe the motion of an object, then its position at every instant of time should be known to us. To describe the position of an object, we represent the position of an object by the position vector. Understand here, there is an object which is moving along a curve path. वो जो object है वो ऐसे curve path के along move करता है, ठीक है। The object is at point P at t is equal to t time, and it is at point P dash at t is equal to t plus delta t time. Now this is the xy coordinate system, it is a xy plane and this object is moving in the xy plane. This is the origin, right? Now what we do, we draw a vector connecting the point P with the origin O. ये जो origin O है, that is the reference point. So what we do, we draw a vector, vector मतलब के arrow, we draw a vector connecting O with P. So हमने एक arrow draw किया, हमने एक vector draw किया from the point
and this is known as the head of the vector. So here we have a vector OP. So this vector OP is known as the position vector of the particle. तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, तो यहां पर मैं लिखता हूं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सी अ वेक्टर डिनोटिंग position of a point or object with respect to reference point is called position vector. Position vector of point or an object with respect to reference point. समझ में आया? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर which specifies or which denotes the position of a point or an object with respect to the reference point. So that is known as the position vector. In short, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, उसकी पोजीशन को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हो बाय द वेक्टर, ओके, देन दैट वेक्टर इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट. समझ में आया? अब पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो पोजीशन वेक्टर OP, ये OP क्या है? OP इज द पोजीशन वेक्टर, P is the position of the object, O is the origin reference point. So this vector OP is known as the position vector, and position vector is represented by the symbol vector R. So OP is equal to vector R is what? It is the position vector. It is position vector of the object. अगर थोड़ा डिटेल में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, position vector of object at t equal to t time. Is that clear? Now this object, अच्छा ये position vector है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ vector r. Now this object goes from p to p dash, moving along the curve path. वो p से p dash पर जाता है. तो p dash क्या है? p dash is the new position of the object. So if we join this p dash with o, p dash को अगर हम o से join करें by a vector, तो हमको एक न्यू वेक्टर मिलेगा, and that is vector r dash. So OP dash is equal to vector r dash. What is this? This is the position vector of object at t is equal to t plus delta t. Is that clear? तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपको समझ में आ गया? Position vector is a vector which denotes or specifies the position of a point or an object with respect to some reference point. Normally, for the simplicity, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, सिचुएशन को इजीली समझने के लिए, वो जो रेफरेंस पॉइंट होता है, that is taken as the origin. अदरवाइज आप कोई भी पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं. समझ में आया? ओके. नाउ नेक्स्ट वी डिफाइन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपने पढ़ा है ना आगे के चैप्टर में. डिस्प्लेसमेंट मीन्स द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल. दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. तो अंडरस्टैंड, एट t equal to t time, object was at p. At t is equal to t plus delta t time, object was at p dash. So p is the initial position of object, p dash is the final position of the object.
So if we join P and P dash by another vector, so here we have a vector P P dash. तो ये जो P P dash है, that is known as the displacement vector. पर पहले मैं displacement vector की definition लिख देता हूँ. A vector denoting change in position of object, change in position of object is called displacement vector. बराबर, यहां पर ऐसा बोलना जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. पोजीशन वेक्टर के डेफिनेशन में रेफरेंस पॉइंट मेंशन करना जरूरी होता है, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इट इज अ वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन. बराबर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is the vector connecting the initial position and the final position. समझ में आया? ओके, तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाता हूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर डिनोट्स द चेंज इन पोजीशन. इट कनेक्ट्स द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिव्स द फाइनल इफेक्ट. अंडरस्टैंड क्या कहा मैंने? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिव्स द फाइनल इफेक्ट. फाइनल इफेक्ट मतलब कि t टाइम पर ऑब्जेक्ट p पर था और t प्लस डेल्टा t टाइम पर p डैश पर आया. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेज दैट द पार्टिकल हैज गॉन फ्रॉम p टू p डैश, बट वी नो कि पार्टिकल हैज गॉन फ्रॉम p टू p डैश नॉट डायरेक्टली बट अलोंग द कर्व पाथ. समझ में आया आपको? ठीक है. तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसका जो सिंबल है, पहले जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर pp डैश इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा r. ये जो वेक्टर डेल्टा r होता है इट इज द सिंबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आया? ओके. अब यहां पर देखो, there is an object. The object goes from P to Q. Object P से Q पर जाता है. But in going from P to Q, it follows the different path. कौन-कौन से path को वो follow करता है? It goes from P to Q along P A B Q. बराबर? Path number 1 is P A B Q. ऐसे जाता है P A B और फिर Q. It follows the path. It follows the path P B E F Q. P B E F Q. वो ऐसे जा रहा है. And it follows another path P to B and then moving along the curve path and then it goes to Q. So P B Q. Now understand one thing. For all the three paths, the initial position and final position is same. Initial position P है, final position Q है. देखो, initial position P, final position Q. Okay? So here, the displacement vector for all the three paths, ये तीनों पाथ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r इज वेक्टर pq. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर व्हिच इज जॉइनिंग द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन. द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैज नथिंग टू डू विद द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. पार्टिकल ने कोई भी पाथ फॉलो किया है उससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कोई भी मतलब नहीं है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिव्स द रिजल्टेंट इफेक्ट, इट गिव्स द फाइनल इफेक्ट कि पहले कहां था और अब कहां पर है. तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इज दैट क्लियर? तो यहां पर मैं एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इट गिव्स
the final effect. It gives the information about the initial position and the final position. It does not give the information about the path followed by the object. बराबर? तो this is about the displacement vector. समझ में आया? Okay. Student, the next topic is equality of vectors. This is also very important concept. You can say equality of vectors or you can say equal vectors. तो equal vectors क्या होता है वो हम समझते हैं. Equal vectors. Okay. See, if magnitude and direction of two vectors are same, then they are called equal vectors. देखो दो वेक्टर्स है. वन इज वेक्टर OP. O is the tail of vector and P is the head. ये बात आप समझो कि जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर मतलब एरो, तो ये पोर्शन होता है उसको कहते हैं हेड ऑफ वेक्टर और ये जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं टेल ऑफ वेक्टर. सो वी हैव अ वेक्टर OP, we denote it as vector A, and another is QS, we denote it as vector B. समझ में आया? Okay. So we have to check whether these two vectors are the equal vectors. तो मैंने आपको समझाया है यहाँ पर कि दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर्स कब बोल सकते हैं. देखो, if both the vector is having the same magnitude, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, then they are known as the equal vectors. स्टूडेंट एक बात समझो कि कोई भी वेक्टर होता है ना, उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर? एंड वी कैन नॉट ड्रॉ द एरो ऑफ एनी लेंथ. कोई भी लेंथ का एरो हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन ड्रॉ एन एरो whose length is proportional to the magnitude of the vector. मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा उतनी एरो की लेंथ ज्यादा. लेंथ ऑफ द एरो इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. ओके, सो हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर OP एज वेक्टर A, वेक्टर QS एज वेक्टर B, एंड वी हैव टू चेक वेदर दे आर इक्वल वेक्टर्स. तो इक्वल वेक्टर मतलब क्या? दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, मतलब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम. तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले मैं आपको मेरे तरह से समझा देता हूं. देखो, अगर ये दोनों एरो की लेंथ सेम है और दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो इसका मतलब कि वो इक्वल वेक्टर है. समझ में आया? दिस इज द सिंपल. इफ लेंथ ऑफ बोथ द एरो इज सेम एंड दे आर पैरेलल, पैरेलल मतलब डायरेक्शन भी सेम है, देन दे आर कॉल्ड एज ए इक्वल वेक्टर. बट बुक में कैसे समझाया है वो भी मैं आपको समझा देता हूं. What we do, we shift vector A parallel to itself. हम वेक्टर A को शिफ्ट करते हैं. कैसे शिफ्ट करते हैं? उसको खुद को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, मतलब वेक्टर A को उसके खुद के पैरेलल शिफ्ट करते हैं. In such a way that the tail of vector A coincide with the tail of vector B. तो वेक्टर A की टेल O है, वेक्टर B की टेल Q है. तो हम वेक्टर A को उसके खुद के पैरेलल शिफ्ट करते हैं कि जिससे वेक्टर A की टेल वेक्टर B की टेल के साथ कोइंसाइड हो जाए. समझ में? तो हमने वेक्टर A की टेल को वेक्टर B की टेल के साथ कोइंसाइड कर दिया. if the head of vector A, that is P, also coincide with the head of vector B, that is S, मतलब उनकी टेल को तो हमने कोइंसाइड कर दिया, और अगर उनके हेड भी एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाते हैं तो
तो उसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द इक्वल वेक्टर्स। समझ में आया? तो बुक में ऐसे समझाया है, और मैंने आपको मेरे तरफ से भी समझा दिया कि इफ लेंथ ऑफ बोथ द एरो इज सेम एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर देन दे आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। बुक में कैसे समझाया है कि वेक्टर ए को उसके खुद के पैरेलल शिफ्ट करो, मतलब उसकी डायरेक्शन वो के वही रखो और बस उसको अपने पैरेलल शिफ्ट करो इन सच अ वे दैट टेल ऑफ वेक्टर ए कोइंसाइड विद टेल ऑफ वेक्टर बी। अगर उनके हेड भी कोइंसाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब वो इक्वल वेक्टर है। और जो वेक्टर इक्वल वेक्टर होते हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, दे आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। तो आप ऐसे लिख सकते हो ए इक्वल टू बी। You can also write this as समझ में आया? वेक्टर A is equal to वेक्टर B. वेक्टर A and वेक्टर B both vector are having the same magnitude and same direction. बराबर? तो उनके मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है, देखो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम, और इसका मतलब है मैग्नीट्यूड सेम। समझ में आया? इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम, और इसका मतलब होता है दोनों सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। समझ में आया? अच्छा, अब यहां पर दूसरे दो वेक्टर है, वेक्टर ओ डैश पी डैश, वेक्टर ओ डैश पी डैश as vector a dash, and second is q dash s dash as vector b dash, right? Okay. Now we shift vector a dash parallel to itself, मतलब उसकी डायरेक्शन को चेंज किए बिना हम उसको खुद के पैरेलल ऐसे शिफ्ट करते हैं in such a way that the tail of vector a dash, vector a dash की tail मतलब o dash coincide with tail of vector b dash, vector b dash की tail है q dash, तो o dash q dash के साथ coincide हो जाए। But here you will see that the head of vector a dash does not coincide with head of vector b dash। वो coincide नहीं होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, तो coincide नहीं होंगे, बराबर? So vector a dash and vector b dash are not the equal vector. तो हम क्या लिखेंगे? Vector a dash not equal to vector b dash। आई बात समझ में? अच्छा, मैं आपको एक एक्सक्लूसिव केस समझाता हूं कि सपोज वेक्टर a dash ऐसे है, ये वेक्टर a dash है, और दूसरा है वेक्टर b dash। This is vector b dash। Student, length of both is same, दोनों की लेंथ सेम है, मतलब जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक है, बराबर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, क्योंकि लेंथ ऑफ बोथ दी वेक्टर इज सेम बट दे आर नॉट द इक्वल वेक्टर। क्यों इक्वल वेक्टर नहीं है? क्योंकि वेक्टर a की डायरेक्शन और वेक्टर b की डायरेक्शन डिफरेंट है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अंडरस्टैंड वन थिंग, वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब एरो की लेंथ सेम होनी चाहिए, और दूसरा कि दोनों एक दूसरे को पैरेलल भी होने चाहिए। तो यहां पर एरो की लेंथ सेम है, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बट वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब दे आर अनइक्वल वेक्टर्स, क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है। समझ में आया आपको ये कंसेप्ट?